हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीए स्टडी पॉइंट में। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह होता है। तो परिमेय संख्या भी इसमें होता है और अपरिमेय संख्या भी इसमें होता है। आप पिछले क्लास में क्लास 9th में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में काफ़ी कुछ पढ़े होंगे। तो यहाँ पर फिर से इसको दोहराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कह रहा है कि किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p एवं q पूर्णांक हो एवं q = नॉट जीरो, मतलब q जीरो के बराबर नहीं हो। p/q कहने का मतलब कि बटा में एक अंश होना चाहिए और एक हर भी होना चाहिए। तो उस रूप में अगर लिखा जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, तो इसको बट्टा में लिख सकते हैं तो p/q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। उसके बाद है 4। तो 4 इसके नीचे 1 लिख सकते हैं तो ये भी हो गया p/q। तो p/q के फॉर्म में आ गया तो ये भी हो गया परिमेय संख्या। उसके बाद ये भी है p/q के फॉर्म में परिमेय संख्या। 0 भी परिमेय संख्या होगा क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिखेंगे तो ये भी p/q के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ये शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसका। ये परिमेय संख्या है 5/2। तो जब हम 2 से 5 में डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ पर घट के आया 1, दशमलव देंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे, 2 पंचे 10। तो दशमलव देने के बाद ये पूरा कट जाता है, तो इसीलिए इसको शांत बोला जाता है। ये हुआ शांत। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे 2/5। तो 5 से 2 में डिवाइड कीजिए। तो 5 से जब हम 2 में डिवाइड करते हैं तो 0 दशमलव से यहाँ 0 और 5 का 20। तो ये दशमलव देने के बाद ये 5 से 2 पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी 0.4। तो ये हुआ शांत। अब आते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है दोहराना। तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर 11/3। ये परिमेय संख्या है। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो 3 से 11 में भाग देंगे तो 3 तिया 9, 11 में से 9 गया 2, यहाँ दशमलव देंगे, 0 डालेंगे, 3 छक्के 18, फिर आ गया यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर दशमलव दिए हुए हैं, ये 0 देगा, 3 छक्के 18, 10 - 8 2। तो इसी तरह आगे जब 0 देंगे तो लगातार 6 यहाँ आते जाएगा, 3.666 ... आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये पूरा कटने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है दोहराना, और यहाँ पर दशमलव के बाद 6 बार दोहरा रहा है, तो इसके बदले में इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 और 6 के ऊपर रेकरिंग रख देंगे। ये कहलाता है रेकरिंग। इसका मतलब होता है ये अंक बार दोहरा रहा है लेकिन पूरा कट नहीं रहा है, इसीलिए इसको अशांत आवर्ती बोला जाता है। तो हम यहाँ पर कुल मिलाकर ये देखें कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। तो आगे और एग्जाम्पल लेकर इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर आपके सामने 3 परिमेय संख्या लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार किस तरह का होता है। तो पहला है 8/5। तो 5 से 8 में भाग देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर आया 3.0, 5 छक्के 30। तो ये दशमलव देने के बाद पूरा डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.6 और ये हुआ आपका शांत। अब 7/2, 2 से भाग देंगे 7 में, तो 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1.0, 2 पंचे 10, यानी 3.5 पूरा भाग हो गया, तो 3.5 लिखेंगे और ये हुआ आपका शांत। अब है 7/3। तो 3 से डिवाइड करेंगे 7 में,
तो 3 दूना 6, 7 में 6 गया, 1 दशमलव देंगे, ये 0 देगा, तो 3 तिया 9, 1 फिर दशमलव है 0, 3 तिया 9, 1 फिर दशमलव है फिर 0, 3 तिया 9, 1। तो यहाँ पर ये 3 रिपीट हो रहा है लेकिन पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.33 डॉट डॉट डॉट, तो इसको शॉर्ट करके लिख देंगे 2.3 और 3 के ऊपर रेकरिंग। रेकरिंग देने का अर्थ है कि ये 3 एक ऐसा अंक है जो दशमलव के बाद दोहरा रहा है, तो इस दशमलव को हम बोलेंगे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो हम यहाँ पर 3 परिमेय संख्या लेकर ये देखें कि इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। अब आते हैं वास्तविक संख्या का जो दूसरा पार्ट है, अपरिमेय संख्या। कह रहा है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p एवं q पूर्णांक हो एवं q 0 के बराबर नहीं हो। परिमेय संख्या में हमने देखा था कि उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है, आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। √2, तो यहाँ पर 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 2 का आप पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और जब p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो ये अपरिमेय संख्या है। √3, 3 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3 का आप वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। √7/2, तो यहाँ पर 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए यह भी अपरिमेय संख्या है। 5 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती कहने का मतलब कि दशमलव के बाद अंक रिपीट भी ना हो और पूरा पूरा कट भी नहीं रहा हो, तो उसे अशांत अनावर्ती होता है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद अंक बढ़ते जा रहा है लेकिन कोई अंक दोहरा नहीं रहा है, अतः इसे अशांत अनावर्ती बोला जाता है। पाई भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका शुद्ध मान जो होता है वो नहीं आता है। इसका जो मान है 3.145 और आगे भी इसका मान हो सकता है, इसीलिए इसे अशांत अनावर्ती बोला जाता है। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। यहाँ पर है कि दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार आपको 3 तरह का होता है। एक होता है शांत, और एक होता है अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती। आप देख के पहचान सकते हैं कि कैसे शांत होता है और कैसे अशांत आवर्ती होता है और कैसे अशांत अनावर्ती होता है। आवर्ती का मतलब होता है कि अंक का दोहराना, तो दोहराने के कारण रेकरिंग का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर अंक नहीं दोहराने के कारण डॉट डॉट का यूज किया गया है और अंक बदल बदल के आ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि शांत और अशांत आवर्ती जो होता है ये दोनों आपका परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या, और अशांत अनावर्ती जो होता है वो आपका होता है अपरिमेय संख्या। आपके स्क्रीन पर जो संख्याएं लिखी हुई है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पिछली कक्षाओं में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये पांचों संख्या जो है ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में विचार करते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 और इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। इन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या, इसकी शुरुआत 0 से होती है, 0 1 2 3 4 5 और आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो इस दोनों में फ़र्क यही है कि प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, जैसे 2 4 6 8 और आगे आने वाली संख्या। तो ये सभी संख्याएं 2 से पूरे पूरे विभाजित होता है, इसीलिए इसे सम संख्या कहा जाता है। और जो 2 से पूरे पूरे विभाजित न होगा उसे विषम संख्या कहा जाता है। अब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या ये 0 1 2 3 4 ये सब धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यहाँ से लेकर आगे की ओर जितनी भी संख्या होगी वो होगा धनात्मक पूर्णांक संख्या।
और 0 से बाएं तरफ जितनी भी संख्या आएगी वो होगा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और जब हम इसमें 0 को धनात्मक पूर्णांक में 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो ये होता है अऋणात्मक पूर्णांक। अब आगे आते हैं फ्रेंड्स, कुछ डिफिनीशन पर गौर करते हैं जो आपको आगे मिलेगा। यह है प्रमेयिका, इसको लेमा भी कहा जाता है। लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं। ये पहले से ही प्रूफ होता है और इसी की सहायता से आप दूसरे कथन को भी प्रूफ कर सकते हैं। एल्गोरिदम एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। इसकी सहायता से किसी क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो इस चैप्टर में जो 3 बेसिक चीज़ आपको पढ़ना है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और तीसरा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आपको भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इसी के बारे में पढ़ना है जो कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तीसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या होता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का मौसा निकाला जाता है। और तीसरा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि √2 अपरिमेय संख्या है, इसको साबित कैसे करना है, और कोई दशमलव कोई परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, इसको बिना भाग दिए कैसे ज्ञात करें कि शांत है या अशांत है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। एक उदाहरण लेते हैं 2, और 2 से आपको 7 में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आएगा 1। तो जो भाग देने वाली संख्या है उसको कहा जाता है भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है आपका भाज्य, और यहाँ पर आने वाली संख्या भागफल, और जो घटा के नीचे वाली संख्या आता है उसको शेष कहा जाता है, शेषफल या शेष। तो जिसमें आप भाग दिए भाज्य उसको रखिए बराबर 2, ये हुआ भाजक, गुने भागफल गुने 3 जोड़ शेष प्लस 1, तो 7 बराबर 2 तिया 6 और 1, तो 7 बराबर 7। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने देखा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, मतलब ये जो संख्या है भाज्य, ये भाजक और भागफल के गुणनफल में 1 जोड़ने से प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है जिसमें कि भाग दिया गया है। तो 2 से जब हम 3 में भाग देते हैं तो शेष 1 आता है, 2 से 4 में भाग देते हैं तो शेष 0 आता है, 2 से 5 में भाग देते हैं शेष 1 आता है, 2 से 6 में भाग देते हैं शेष 0 आता है। तो जब हम 2 से भाग देते हैं तो शेष के रूप में हमको 1 या 0 मिलता है। जब 3 से भाग देते हैं तो शेष 0, 1, 2 फिर 0, फिर इसी तरह। तो जब हम 3 से भाग देते हैं तो शेष के रूप में 0, 1, 2 आता है। जब हम 4 से भाग देंगे संख्या में तो 0, 1, 2, 3 तक आएगा। 5 से भाग देंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 तक आएगा। जब हम किसी संख्या में 100 से भाग देंगे तो 0, 1, 2, 3 और शेष 99 तक आएगा। तो हम यहाँ पर ये देखें कि शेष का मान भाग देने वाली संख्या से 1 कम तक आता है। शेष का मान या तो 0 आता है या फिर भाग देने वाली संख्या से 1 कम तक आता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। जब हम भाज्य को ए से लिखते हैं और इसको बी से लिखते हैं, भागफल को क्यू से और शेष को आर से, तो ये बन जाता है मेरा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर शेष का मान ये आर है, शेष का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाग देने वाली संख्या यानी भाजक से छोटा होगा। अभी हमने आपको भाग करके बताया भी कि शेष का मान जो होता है आर यहाँ पर शेष है,
वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमको यही दो बातें पढ़ना था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में देखा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है। ये बात आप ध्यान में रखें कि a और b धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव नंबर है। अब आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या होता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकाला जाता है। इस एल्गोरिदम में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करते हैं। इसमें दो धनात्मक, आप ये ध्यान में रखें, धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकाला जाता है और इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार उपयोग करेंगे। उदाहरण में 135 और 225, 135 और 225, तो हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। अब हम 135 जो है वो 225 से छोटा है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला लगाते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर रखेंगे 225 और यहाँ पर 135। तो 135 में 225, 135 से 225 में भाग करते हैं तो ये आपका आता है 135 गुने 1 प्लस 90, 135 गुने 1 प्लस 90। अब अगले चरण में 135 को आगे रखते हैं और 90 को इससे पीछे रखते हैं। अब हम 90 से 135 में भाग करेंगे, 90 से 135 में भाग करते हैं तो 90 इकाई 90, ये 5, ये आया 45। तो 90 गुने 1 प्लस 45, 90 गुने 1 प्लस 45। अब फिर हम 90 को आगे करेंगे और 45 को पीछे करेंगे। तो 45 से अब 90 में भाग देंगे, 45 से 90 में, तो 45 दूना 90, यहाँ पर शेष आएगा 0, यानी 45 गुने 2 प्लस 0, 45 गुने 2 प्लस 0। और जब यहाँ पर 0 आ जाए तो ये भाजक जो है यही आपका मौसा हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे मौसा बराबर 45, दैट इज आंसर। तो हमने इसमें ये देखा कि हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करते हैं और इसकी सहायता से आपको मौसा निकाला जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 5.1.1 जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो जो पहला है 135 और 225 वो आपको हम बता चुके हैं, और जो दूसरा 196 है और 38220। तो 38220 में ये बड़ी संख्या है तो इसको a मानेंगे, छोटी संख्या को b मानेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a का मान है 38220 और b का मान है 196। तो अब हम 196 से 38220 में भाग देंगे। तो पहले एक बार में लगाते हैं 196, ये आएगा 6 और 8 और 1, ये 2। अब 9 बार में, तो 9 छक्के 54, 9 नमा 81 और 5 86 और 9 इकाई 9 8 17, 8 ये 9 कट जाएगा, ये 0। अब 5 बार में लगाइए तो ये पूरा कट जाएगा, यानी शेष आएगा 0। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, 196 गुने 195 और जोड़ शेष, तो शेष आया आपका 0। तो जब 0 शेष आ जाए तो भाजक जो यहाँ पर है 196 वही आपका आंसर हो जाता है, यानी मौसा बराबर हो जाएगा 196। ये काम रफ का है, आप ये काम रफ में करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 867 और 295। तो यहाँ पर बड़ी संख्या a है और ये छोटी संख्या b। तो फार्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो 867 और यहाँ हो जाएगा 255। तो अब हम रफ में 255 से 867 में भाग देंगे। तो 255 में 867 से जब हम भाग देंगे तो 3 मरतबे लगाएंगे, तो ये आएगा आपका 16,
765 यानी 102 शेष आएगा। तो 255 गुने 3 और प्लस 102। अब भाजक को आगे रखेंगे 255 को और शेषफल को पीछे रखेंगे। अब शेषफल से इसमें भाग देंगे, 102 से भाग देंगे 255 में, तो ये 2 बार में लगेगा 204, तो शेष आएगा 51। तो 102 गुने 2 प्लस 51, 102 गुने 2 प्लस 51। फिर वही दोहराएंगे, 102 यहाँ पर रखेंगे, 51 को यहाँ पर रखेंगे। अब 51 से 102 में भाग देंगे तो ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो गुने 2 प्लस शेष आएगा 0। तो जो आपका यहाँ भाजक है वही आपका आंसर हो जाएगा, मौसा बराबर 51। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आप इसे ध्यान से देखें। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए। यहाँ पर विषम पूर्णांक नहीं दिया हुआ है, इसलिए मान लिए कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए तथा b बराबर 6। b बराबर 6 क्यों? क्योंकि आप जानते हैं फार्मूला a बराबर BQ+R। तो q के साथ जो मल्टीप्लाइड रूप में रहता है, जो गुना के रूप में रहता है, वो b होता है। तो यहाँ पर q के साथ 6 है, तो b बराबर 6। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो a बराबर BQ+R होता है। तो a बराबर यहाँ b के बदले 6 रखेंगे, 6q+R, जहाँ q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हम बताया आपको, पूर्णांक हो तथा जो r का मान होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा, यानी 6 से लेस होगा। देयरफॉर r बराबर, इसीलिए r का मान, यहाँ पर r का मान क्या क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि कह रहा है 6 से छोटा होगा। जब r बराबर 0 तो a का मान क्या होगा? इसमें r के बदले 0 रख के आप a का मान निकालिए, तो 6q+0 यानी 6q। जब r बराबर 1 डालिए तो 6q+1 यानी a बराबर हो जाएगा 6q+1। जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q+2। अब जब r बराबर 3, अब r का मान 3 डालेंगे तो 6q+3, a बराबर 6q+3। जब r बराबर 4 तो a का मान हो जाएगा 6q+4। तो हम r का जितना भी संभावित मान था 0, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल मान को हम इसमें रखें तो ये 5 मान मेरे सामने आया। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, ये 6q ये सम संख्या है, 6q+2 ये भी सम संख्या है, 6q+4 ये भी सम संख्या है। लेकिन आपको क्या लेना है? विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक एक ये है, एक ये है 6q+3 और एक ये है 6q+5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेकिन 6q, 6q+2 तथा 6q+4 सम संख्या है, सम संख्या है।
तथा ए विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। अतः ए का मान अतः ए का मान 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि आप ए को लिए विषम संख्या, ए के बराबर ए विषम संख्या है, इसके बराबर में विषम संख्या कभी भी सम संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ये विषम संख्या सम संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ये विषम संख्या सम संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो 6q नहीं होगा, 6q प्लस 2 नहीं होगा, 6q प्लस 4 नहीं होगा। तो क्या होगा? तो 6q प्लस 1 होगा, 6q प्लस 3 होगा और 6q प्लस 5 होगा। इसीलिए ए बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 होगा। दैट इज आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें कि वे मार्च कर सकते हैं? तो यहाँ पर दिए हुआ है कि अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो आप ये देख के अंदाज़ा लगा ले कि यहाँ पर मौसा निकालना है, क्योंकि मौसा निकालने में अधिकतम संख्या, और जब न्यूनतम संख्या निकालना हो तो आप लौसा निकालें। तो यहाँ पर लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का मौसा। तो मौसा कैसे निकालेंगे? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से? तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है 616 उसको बाएं तरफ रखेंगे, जो छोटी संख्या है उसको दाएं तरफ रखेंगे। अब 32 से 616 में भाग करेंगे तो 32 से कम 32, ये 9, ये 2 और ये 6। अब 9 मरतबे लगाएंगे, 9 दूना 18, 9 तिया 27 से 28, ये आ गया 8 और ये कट जाएगा। तो 32 गुने 19 प्लस 8, 32 गुने 19 प्लस 8। अब ये भाजक को आगे लाइए और शेष को पीछे लाएंगे। अब 8 से भाग देंगे 32 में, तो ये 4 मरतबे कटेगा, 8 चौक 32 और शेष 0 आएगा। तो ये आपका भाजक मौसा हो गया, मौसा बराबर 8। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। डेट इज आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक नहीं दिए हुआ है, तो आप मान लीजिए, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। यहाँ पर हम धनात्मक पूर्णांक को a माने, तथा b बराबर 3। b बराबर 3 क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर 3 m के साथ गुना में है। अब आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? a बराबर bq प्लस r। तो a बराबर, यहाँ b के बदले 3 रखेंगे, 3q
प्लस आर, जहाँ 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 क्यू कोई अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक, जहाँ क्यू कोई अऋणात्मक पूर्णांक हो तथा जो आर का मान है वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो इसीलिए आर का जो पॉसिबल मान है, जो संभावित मान, वो कितना होगा? 0, 1, 2, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा। तो केस वन में लेंगे जब आर बराबर 0, आर का मान जब 0 हो, तो इसमें आर का मान आप 0 रखिए। तो ए बराबर 3q प्लस 0, ए बराबर 3q प्लस 0, यानी ए बराबर हो जाएगा 3q। अब यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ कर रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग कीजिए ए स्क्वायर और यहाँ पर 3q का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ 3 तिया 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। अब जब हम इस पूरा को m लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको m लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3m, जहाँ m बराबर आप क्या लिए हैं? 3q स्क्वायर। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको m इसीलिए लिए क्योंकि हमको जो सजाना है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ पर आ गया 3m, ए स्क्वायर बराबर 3m। अब लेते हैं केस 2 में r का मान क्या रखेंगे? 1, जब r बराबर 1, r का मान 1 रखेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1। वर्ग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और वो 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर ही रहेगा और उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6q, और प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले 1 है तो 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3 आप कॉमन लीजिए, इस दोनों में 3 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये 1। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप m मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये रूप 3m प्लस 1 के रूप का बनता दिख रहा है, 3m प्लस 1। तो a स्क्वायर बराबर हो गया आपका 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो अब केस 3 में जब r बराबर 2, r बराबर आप क्या लेंगे? 2, तो a हो जाएगा आपका 3q प्लस 2, इसमें भी स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6 2 जा 12q और प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले है 4, तो 2 दूनी 4। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम 3 को कॉमन रखेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q, और इसको 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं क्योंकि 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो a स्क्वायर बराबर हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 3 को कॉमन ले लीजिए। तो 3 जब कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस 1। अब जब हम इसको m मानेंगे तो ये किस रूप का हो जाएगा? 3m प्लस 1। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा आपका m
इसको m इसलिए लेंगे क्योंकि जब ये m हो जाएगा तो ये 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m का मान, m हम कहाँ से कहाँ तक माने थे, इस पूरा को यहाँ पर लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो आप केस 1 में और केस 2 में और केस 3 में तीनों केस मिलाकर ये देखें कि केस 1 में 3m के रूप में आया था, केस 2 में 3m प्लस 1 के रूप का आया था और केस 3 में 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है। तो अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तीनों केस मिलाकर हम ये साबित कर लिए कि धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। दैट इज आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें भी मान लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a तथा b बराबर 3। यहाँ पर भाजक का काम 9 कर रहा है, 9, यहाँ पर भी 9 है, तो हम b बराबर 3 माने, 9 नहीं माने। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर जो भाजक का काम कर रहा था उसी को हम b मानते थे, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिए। चेंज इसीलिए कर दिए क्योंकि आप अगर 9 मान के बनाते हैं तो ये क्वेश्चन विस्तार में जाएगा, बहुत लंबा में। तो हम शॉर्ट करने के लिए हमको तो सजाना है इस रूप में, तो हम b को 3 मान के भी सजा सकते हैं। तो आप देखें ध्यान से, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर bq प्लस r। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3q प्लस r, क्योंकि b का मान हम 3 लिए। यहाँ लिखेंगे जहाँ q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है तथा r का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से बड़ा होगा और 3 से लेस होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है। इसीलिए r का जो मान होगा या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो 3 केस बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि r का 3 मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट, जब r बराबर 0, यहाँ पर r का मान 0 रखेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0। तो a बराबर हो जाएगा 3q। अब यहाँ पर कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब, तो लिखेंगे घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो a का घन aq हो जाएगा और इसका घन हो जाएगा 3q का होल क्यूब। तो aq और ये 3 तिया 9 तिया 27q। तो aq बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जिस रूप में लाना है आप उसको ध्यान से देखें, 9 के रूप में लाना है। तो 9 इंटू 9 ले लिए, क्या बचा 3, 9 तिया 27 और q का q। अब 9m के रूप में आ गया, इसको m मान लेंगे। इसको यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिए, m। इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक m मान ले। तो ये aq बराबर क्या हो गया आपका 9m, जहाँ m का मान कितना हुआ 3q का q। अब केस 2 में आते हैं, केस नंबर 2। केस 2 में जब r बराबर क्या लेंगे 1, यहाँ पर r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1।
फिर उसी तरह घन करने पर तो a का घन क्या हो जाएगा AQ, और 3Q + 1 का घन क्या हो जाएगा 3Q + 1 का होल क्यूब। अब AQ बराबर, अब इसको थोड़ा रफ में समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको 3Q + 1 का होल क्यूब है, तो इसको हम a + b के होल क्यूब का फार्मूला पर सजाएंगे। तो यहाँ पर a के बदले 3Q रखेंगे और b के बदले 1। तो ये फार्मूला होता क्या है AQ + BQ + 3a² b + 3ab²। तो a के बदले 3Q रखेंगे 3Q + b के बदले 1 तो 1 का क्यूब + 3a² b तो 3a के बदले है 3Q का होल स्क्वायर इंटू b के बदले 1 + 3ab² तो 3a के बदले 3Q इंटू b के बदले 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसका क्यू कीजिएगा तो 27QQ + 1 का क्यूब 1, और ये 3 का स्क्वायर 9Q² इंटू 3 यानी 27Q² प्लस, और 3 तिया 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 9Q। तो यहाँ पर आपका आया 27QQ AQ बराबर 27QQ + 1 + 27Q² और प्लस 9Q। तो अब हम AQ बराबर ये 27QQ + 27Q² 27Q² है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर और प्लस 9Q और प्लस 1 को साइड में रखेंगे। तो AQ बराबर, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें 9 कॉमन होगा तो 9 कॉमन लीजिए, तो 9 तिया 27 3QQ + 9 तिया 27 3Q² प्लस 9 इकाई 9 यहाँ पर Q और प्लस 1। तो इस पूरे को अगर m मानते हैं तो ये किस रूप का हो जाएगा 9m + 1। तो AQ बराबर हो गया आपका 9m + 1, जहाँ m बराबर हो जाएगा ये पूरा 3QQ + 3Q² प्लस Q। अब हम लेंगे केस 3। केस 3 में जब r बराबर 2 तो मान रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3Q + 2। तो घन करेंगे तो a का घन AQ और ये हो जाएगा 3Q + 2 का होल क्यूब। तो अब हम फिर इसको भी उसी तरह फार्मूला पर सजाए थे, a + b के होल क्यूब पर इसको सजाए थे, अब इसको भी उसी फार्मूला पर सजाएंगे। तो ये AQ बराबर ये हो जाएगा आपका 27QQ + b का क्यू हो जाएगा 8 + 3a² b तो 9 तिया 27 दूनी 54Q² और प्लस 3ab² हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36Q। तो अब हम AQ बराबर 27QQ और प्लस ये हो जाएगा 54Q² और प्लस 36Q और 8 को सबसे पीछे रखेंगे। अब हम कॉमन लेंगे तो AQ बराबर इसमें से 9 कॉमन लेते हैं तो 3QQ प्लस यहाँ पर 9 छक्के 54 6Q² प्लस 9 कॉमन लेंगे तो 36 में 4 बचेगा 4Q + 8। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं इस पूरे को अगर हम m मानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक m मानते हैं तो AQ बराबर हो जाएगा 9m + 8 9m + 8। तो हमने देखा तीनों केस लेकर, पहला केस में 9m के रूप में आया था, दूसरा केस में 9m + 1 के रूप का आया था और तीसरा केस में 9m + 8 के रूप का आता है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः धनात्मक पूर्णांक का घन
धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। दैट इज आंसर।